दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के पार्टनर चार्ली मंगर ने पहले एक एड एजेंसी खरीदी थी जो ज्यादा नहीं चल रही थी क्योंकि उनकी मैगजीन में कोई भी बड़ा बिजनेस अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए पैसे खर्च ही नहीं कर रहा था। 15 मैगजीन्स में से चार्ली मंगर की मैगजीन 15वें नंबर पर थी, यानी कि सबसे बकवास। उन्होंने इसकी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए एक नया लड़का हायर किया जिसका नाम था चेट होम्स। चेट होम्स ने उनके बिजनेस को 3 साल तक हर साल डबल करके दिया और इस मैगजीन को लास्ट पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया। चार्ली मंगर इस ग्रोथ से इतने ज्यादा हैरान हो गए कि वो एक दिन चेट होम्स के पास आए और उन्होंने उनसे कहा कि तुम मैगजीन को ग्रो करने के लिए कोई चीटिंग या फिर इलीगल काम तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैंने इससे पहले किसी को भी 3 साल तक लगातार बिजनेस को डबल करते हुए नहीं देखा। इस पर चेट होम्स हंसे और उन्होंने कहा नहीं, मैं बस कुछ मार्केटिंग स्किल्स ही यूज कर रहा हूँ। तो सवाल ये था कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। चेट होम्स ने जब इंडस्ट्री को स्टडी करना शुरू किया था तो उन्हें पता चल गया था कि टोटल 15 मैगजीन्स थी जिनमें से उनकी कंपनी सबसे लास्ट पोजीशन पे थी और ये सारी की सारी 15 मैगजीन्स हर महीने 2500 के करीब बिजनेसेस को फोन करती थी, उनको मेल भेजती थी, गिफ्ट्स भेजती थी ताकि वो उनके बड़े बिजनेस को कन्विंस कर पाए और वो फिर अपनी सारी एडवर्टाइजिंग उन्हीं की मैगजीन में करा सके। एक और अमेजिंग चीज जो चेट होम्स ने नोटिस की वो ये थी कि 2500 बिजनेसेस में से सिर्फ 167 बिजनेस ऐसे थे जो सबसे ज्यादा एडवर्टाइजिंग में पैसा खर्च करते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना बस इन्हीं पर फोकस किया जाए। चेट होम्स को हर महीने 1.5 लाख रुपए का बजट दिया जाता था ताकि वो इन बिजनेस को कन्विंस कर पाए कि वो उनकी मैगजीन में एडवर्टाइजिंग करे। तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने पूरे 1.5 लाख रुपए उन 167 बिजनेसेस को कन्विंस करने में लगा दिए और बचे हुए 2333 बिजनेसेस को वो भूल ही गए। पर अभी भी सवाल ये था कि उन्होंने ये सब किया कैसे। तो उन्होंने बेसिकली 3 चीजें करी थी। सबसे पहले तो ये चीज थी कि वो औरों की तरह ये नहीं कहते रहते थे कि मेरी मैगजीन बेस्ट है, इसमें एडवर्टाइजिंग करो। वो उन 167 बिजनेस को लेटर भेजते थे लेकिन उनमें हमेशा उन बिजनेस की प्रॉफिट की बात करते थे। फॉर एग्जांपल अगर कोई रियल एस्टेट की कंपनी है तो उन्हें वो लिखते कि अगले महीने हम अपनी मैगजीन में अमेरिका की टॉप 15 प्रॉपर्टीज के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं, क्या आप इस मैगजीन में एडवर्टाइजिंग करवाना चाहोगे। और हर 15 दिन के बाद वो ऐसा लेटर सेंड करते रहते थे। सेकंड, उन्हें ये तो पता था कि बड़ी कंपनीज के सीईओ के पास बहुत सारे लेटर आते होंगे, वो उनके लेटर को पढ़ेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए अपने लेटर्स को वो डिफरेंशिएट करने के लिए छोटे गिफ्ट भी साथ में भेजते थे। फॉर एग्जाम्पल वो एक रूबिक क्यूब के साथ अपना लेटर सेंड करते थे और उस रूबिक क्यूब के ऊपर लिख देते क्या आप पजल्ड हैं कि आपका बिजनेस उतनी तेजी से ग्रो क्यों नहीं कर रहा जितना आप चाहते हो, अगर हाँ तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, बस इस लेटर को पढ़िए। या फिर वो कई बार एक छोटी टोस्ट सेंड कर देते थे और उसके साथ लिखते थे क्या तुम अंधेरे में तो नहीं हो कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी इंडस्ट्री कितनी जल्दी चेंज हो रही है और कंपटीशन कितनी जल्दी ग्रो हो रहा है। वो बस हमेशा छोटे गिफ्ट ही सेंड करते थे क्योंकि अगर वो महंगे गिफ्ट या फिर बड़े गिफ्ट सेंड करेंगे तो सीईओ को लगेगा कि वो उनको रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। वो बिजनेस को लेटर भेजने के अगले दिन ही फोन करते थे। अब होता यह था कि किसी भी कंपनी का सीईओ डायरेक्टली फोन तो नहीं उठाता, उसकी कोई ना कोई असिस्टेंट फोन उठाती है। तो बाकी सेल्स पीपल सीईओ से बात करने से पहले असिस्टेंट से बहुत ज्यादा प्यार से बात करते हैं। हेलो मैम, आप कैसे हो, आपका आज का दिन कैसा रहा। इस पर असिस्टेंट समझ जाती है कि ये पक्का कोई यूजलेस आदमी है और वो कहती है क्या हुआ, काम क्या है। इस पर वो सेल्समैन बोलता है मैम मैं XYZ मैगजीन से बोल रहा हूँ, क्या आप मेरी बात मिस्टर सीईओ से करवा सकती हैं, मेरे पास उनके लिए एक अमेजिंग ऑफर है। इस पर वो असिस्टेंट कहती है अभी वो बिजी हैं, मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचा दूंगी और वो इतना कहकर फोन काट देती। लेकिन जब चेट होम्स कॉल करते हैं तो वो ऐसा नहीं करते। जैसे ही असिस्टेंट फोन उठाती है तो वो कहते हैं हाँ मैं चेट होम्स बोल रहा हूँ, माइकल से बात कराओ। इस पर असिस्टेंट को लगता है कि ये तो कोई बॉस का फ्रेंड बोल रहा है या फिर बॉस का भी बॉस लग रहा है, इसलिए वो कहती है सर आप कौन बोल रहे हो, क्या मैं पूछ सकती हूँ। जिस पर चेट होम्स बोलते हैं कोई बात नहीं, बस आप माइकल को कहो कि चेट का फोन है, वो समझ जाएगा। और इन स्ट्रेटेजी से वो सीईओ से बात करने में कामयाब हो जाते। पहले 6 महीने तक उन्हें एक भी बड़ा बिजनेस नहीं मिला जो उनकी मैगजीन में एडवर्टाइजिंग करने के लिए रेडी हो जाए, लेकिन फिर उन्हें अपना पहला और बड़ा क्लाइंट मिला। जैसे ही उनके पास पहला और बड़ा क्लाइंट मिला वो बाकी सारे बिजनेसेस को, बाकी क्लाइंट्स को उसका रेफरेंस देने लगे कि देखो अब तो ये भी हमारी मैगजीन में एडवर्टाइजिंग करवा रहे हैं, तो आप क्यों पीछे हैं। ऐसा करने से हुआ यह कि अगले महीने ही उन्हें 28 और बड़े कस्टमर मिल गए और यही रीजन था कि वो चार्ली मंगर की मैगजीन को 3 साल तक लगातार डबल करते रहे। तो अब आप बोलेंगे कि ये तो अमेजिंग स्टोरी है, लेकिन इसमें हमारी लर्निंग क्या है। देखो वैसे तो इस वीडियो का मोटिव है पैसिव इनकम अर्न करना। जैसे कई लोग बोलते हैं कि ऐसा क्या मेथड है कि हमें बस 5 से 10% एक्टिवली काम करना पड़े और 95% काम पैसिव हो। तो इसका एक मेथड तो है इन्वेस्टिंग, क्योंकि एक्चुअल कंपनी रन करने में 100% एक्टिवली काम करना पड़ता है, लेकिन किसी कंपनी को आइडेंटिफाई करके उसमें पैसे इन्वेस्ट करने में बहुत कम टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। और पैसिव इनकम
कमाने का दूसरा मेथड है प्रिपेयर ए प्रोडक्ट वंस एंड सेल इट टू डिफरेंट ऑडियंस। कोई भी डिजिटल कोर्स है तो वो पैसिव इनकम का ही पार्ट है, जिसमें आप अपने एक्सपीरियंस को बहुत ही सिंपल वे में शेयर कर सकते हो। इससे आपके स्टूडेंट्स को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कोर्स मिल जाएगा, जिससे उनकी गलतियों का कुछ टाइम बच जाएगा और आपको एक पैसिव इनकम का सोर्स मिल जाएगा। लेकिन ये होगा तभी जब हम कोर्स को सेल करना सीखेंगे। और आज की इस वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर है कि बेस्ट मार्केटर्स अपने प्रोडक्ट सेल कैसे करते हैं। तो सबसे पहला मेथड आता है एजुकेशनल फेयर प्लस मोर वैल्यू मेथड। 100 साल से एक कारपेट कंपनी चली आ रही थी, जिसमें 3 जनरेशन से एक फैमिली काम कर रही थी। यानी पहले दादाजी ने बिजनेस को चलाया, फिर डैड ने बिजनेस को चलाया, उसके बाद अब बेटा बिजनेस को चला रहा था। बिजनेस अच्छा खासा पैसा कमाता था, लेकिन ग्रोथ बिजनेस में बहुत कम थी। उसके पास 30,000 कस्टमर्स थे जो अपने घर में 1 या 1.5 साल बाद शायद एक बार अपना कारपेट साफ करवाते थे। इन्हें जितना मर्जी फोन करो, जितनी मर्जी मार्केटिंग करो, दे वर सिंपली नॉट इंटरेस्टेड। बट देन इसके ओनर्स को इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज करने के लिए कहा गया। इन्हें कहा गया कि देखो, सबसे पहले तो कारपेट क्लीनिंग जरूरी क्यों है, इसके बारे में रिसर्च करो, जिससे लोगों की अटेंशन ली जा सके। तो बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला कि कारपेट के ऊपर बहुत से PhD स्कॉलर्स ने रिसर्च की है, और उन रिसर्च की फाइंडिंग ये थी कि जो घर में नीचे कारपेट बिछाते हैं वो सिर्फ खूबसूरती की तरह ही नहीं बल्कि एयर को प्योरीफाई करने के भी काम आता है। एक्चुअली रिसर्च में देखा ये गया था कि जिस फैमिली के घर में कारपेट बाहर निकाले गए थे, उस फैमिली के मेंबर्स साल में लगभग 4 बार से ज्यादा बीमार होते थे, क्योंकि कारपेट हवा में माइक्रोस्कोपिक और डस्ट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता था। और लगभग 6 महीने बाद जब ये कारपेट सैचुरेटेड हो जाता था, यानी कि वो और ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स को इस कंडीशन में ऑब्जर्व नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, अगर कोई वैक्यूम क्लीनर्स को भी यूज करता है तो भी उससे ज्यादा फायदा नहीं होता था। इस स्टडी के अकॉर्डिंग प्रोफेशनल क्लीनिंग ही सबसे बेस्ट मेथड थी कारपेट को साफ करने की, जिसमें हॉट बॉइलिंग स्ट्रीम के थ्रू कारपेट को क्लीन किया जाता था। इन्फॉर्मेशन को यूज करके इस कारपेट क्लीनिंग सर्विस ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई कि यूजर्स को गोल्ड मेंबर बनाया जाए। ये अपने एग्जैक्टिंग क्लाइंट्स को फोन करते और कहते, यस मैम, हम ABC कारपेट क्लीनिंग सर्विस से बात कर रहे हैं, आप हमें अपना गोल्ड सर्विस नंबर दीजिए जरा। इस पर क्लाइंट कहता, गोल्ड सर्विस नंबर, ये क्या होता है? इस पर उन्हें जवाब मिलता, क्या आप हमारे गोल्ड मेंबर नहीं है? तो क्लाइंट कहता, नहीं, हम तो नहीं है। इस पर कॉल ऑपरेटर कहता, ओके मैम, हम आपको बताते हैं कि बेसिकली गोल्ड मेंबर वे हैं जो अपने घर की एयर को प्योरीफाई करना चाहते हैं, जिसे पता है कि कारपेट को हर 6 महीने के बाद प्रोफेशनल्स के द्वारा क्लीन ना किया जाए तो वो साफ नहीं होते और उनकी फैमिली के बीमार होने के चांसेस 4 गुना बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमने गोल्ड मेंबरशिप सर्विस स्टार्ट की है, जिसमें हम हर साल 2 बार आपके कारपेट को क्लीन करेंगे, वो भी डिस्काउंट में। इसके बाद मैक्सिमम लोग इस सर्विस को ले लेते। तो बेसिकली इनमें इन दोनों स्ट्रेटेजीज से हमने देखा कि जब भी हम कुछ सेल करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें हमारा कस्टमर भी चॉइस करना चाहिए। यानी अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हो और कस्टमर को वैल्यू दे रहे हो तो एक वेल मेड सिचुएशन तभी क्रिएट होगी अगर आपका कस्टमर भी आपको वैल्यू दे पाए। और इस स्ट्रेटेजी पर क्रेडिट बिजनेस भी बना है। इसका मेन आर्गुमेंट ये है कि अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो मोस्टली उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो फिर उसके लिए अच्छी फाइनेंशियल सर्विस क्रिएट करने का क्या फायदा। ये स्ट्रेटेजी बहुत से डिजिटल मार्केटर भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रैंक कर्न, जो कि एक फेमस डिजिटल मार्केटर है, वो महंगे कोर्सेज और एडवर्टाइजिंग सर्विस देते हैं। तो ये नॉर्मली फ्री यूजर्स को अलग करने के लिए पहले एक बुक सेल करते हैं जो कि $5.60 की होती है, यानी करीबन 350 रुपए की। और ये जानते हैं कि जो लोग 350 रुपए भी इनकी बुक के लिए खर्च नहीं करेंगे वो कभी भी इनकी 2 लाख रुपए की सर्विस यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन लोगों को एडवर्टाइजिंग दिखाकर बार बार उस पर पैसा खर्च करने में कोई समझदारी नहीं है। चार्ली मंगर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कही थी कि विदाउट लाइफ लॉन्ग लर्निंग यू आर नॉट गोइंग टू डू वेरी वेल, यू आर नॉट गोइंग टू गेट वेरी फार इन लाइफ बेस्ड ऑन व्हाट यू ऑलरेडी नो। यानी कि जब तक हम ये कमेंट नहीं कर देते कि लाइफ लॉन्ग हम नई नई चीजें नहीं सीखेंगे तब तक हम लाइफ में ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जितनी नॉलेज हमें अभी है वो सफिशिएंट नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।